हाँ जी, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। और आज का हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक है बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस। तो चलते हैं आगे। पहला टॉपिक है एलिफेंट बॉन्ड्स। इनसे मिलिए, ये हैं सुरजीत भल्ला जी, जो हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप के हेड हैं। उस हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप ने क्या किया है, उसने बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट शुड लॉन्च एलिफेंट बॉन्ड्स टू ब्रिंग बैक $500 बिलियन ब्लैक मनी। ठीक है, ब्लैक मनी क्या होता है? जिस पे टैक्स नहीं पे किया होता वो ब्लैक मनी है। ठीक है, और हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप के तो ये हेड थे ही थे, और ये सीनियर इकोनॉमिस्ट भी है एंड फॉर्मर मेंबर ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, यानी PMEAC, प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के ये पहले मेंबर भी रह चुके हैं। अब इस बॉन्ड का फायदा क्या होगा? एलिफेंट बॉन्ड का, अगर इसमें आप इन्वेस्ट करेंगे, जो लोग इन्वेस्ट करेंगे, ब्लैक मनी विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाइट मनी, और कुछ हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएगा, यानी उस बंदे को भी फायदा हो जाएगा एंड गवर्नमेंट को भी फायदा हो जाएगा। ये 25 ईयर सॉवरेन बॉन्ड है। 25 ईयर सॉवरेन बॉन्ड का क्या मतलब हुआ? सॉवरेन बॉन्ड इज अ बॉन्ड दैट इज इशूड बाय अ नेशनल गवर्नमेंट and it is issued to those people who declare their previously undisclosed income, yani black money, and are then bound to invest 40% of that amount in these securities. Which securities? Elephant bonds. And the fund gathered by the issuance of these bonds is utilized only and only to fund infrastructure projects. सिर्फ और सिर्फ infrastructure projects, ये याद रखना। अब ये डायग्राम देखो, ये मान लो अनडिस्क्लोज्ड इनकम है। अब इसका 15% विल बी पेएबल एज टैक्स, क्योंकि व्हाइट मनी पे तो टैक्स देना ही पड़ता है ना, तो 15% विल बी पेएबल एज टैक्स। ब्लैक से व्हाइट हो जाएगा, फिर टैक्स देना पड़ेगा। 45% विल बी अवेलेबल टू द SSC, जो बताएगा तो उसको 45% मिलेगा, 15% टैक्स चला जाएगा, और 40% विल बी इन्वेस्टेड इन दीज एलिफेंट बॉन्ड्स। आई होप अब आपको क्लियर है। आगे चलते हैं। पाकिस्तान वॉज प्लेस्ड ऑन द ब्लैक लिस्ट ऑफ FATF एशिया पैसिफिक ग्रुप। FATF पेरिस में इसका हेडक्वार्टर्स है। इसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और पाकिस्तान को किस लिए किया गया है ब्लैक लिस्ट? फॉर नॉन कॉम्प्लायंस एंड नॉन एनफोर्समेंट ऑफ सेफगार्ड्स अगेंस्ट टेरर फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग। FATF जो है उसका बेसिकली दो एम है। उसका एम है कि इन दो चीजों को खत्म करना है। किन दो चीजों को खत्म करना है? टेरर फाइनेंसिंग को और मनी लॉन्ड्रिंग को। अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बेसिकली है क्या, हम वो भी जान लेते हैं। ठीक है, पहले तो इसका आप लोगो देख लीजिए FATF का, एंड अब आप देखेंगे कि ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। आपको एग्जामिनर कैसे कंफ्यूज कर सकता है? एग्जामिनर बोल सकता है कि एक स्टेटमेंट दे देगा कि FATF इज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको देखते सारी पता लग जाना चाहिए कि ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है दैट डेवलप्स एंड प्रमोट पॉलिसीज to protect the global financial system from misuse by the terrorist and other miscreants। वही बात आ गई ना, टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट। नेक्स्ट न्यूज ये है कि वर्ल्ड की ओल्डेस्ट ट्रेवल फर्म, आप देख सकते हैं थॉमस कुक है ये। थॉमस कुक UK वॉज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट, इसका दिवालिया निकल गया, एंड इसकी वजह से हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट जो थे दे वर लेफ्ट स्ट्रैंडेड। आगे बढ़ते हैं, काबिल की हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है यहां पर? मिनरल माइनिंग हो रही है। पिक में आप देख सकते हैं मिनरल माइनिंग कैसे होती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट हैज सेट अप अ जॉइंट वेंचर कंपनी जिसका नाम है काबिल। काबिल स्टैंड्स फॉर खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड क्या करेगा? ये इंश्योर करेगा सप्लाई ऑफ 12 क्रिटिकल मिनरल्स टू द इंडियन डोमेस्टिक मार्केट। सीमलेसली प्रोवाइड होते रहे, सप्लाई होती रहे, सीमलेस सप्लाई के लिए ये काम करेगा। एंड 12 क्रिटिकल मिनरल्स में से सबसे क्रिटिकल वाले में से एक कोबाल्ट भी आता है। तो आपसे अलग से पूछ सकते हैं, क्योंकि बेसिकली न्यूज़पेपर्स में लिखा हुआ था, कोबाल्ट के बारे में लिखा हुआ था। ठीक है, तो काबिल विल बी सेट अप इन जॉइंट पार्टनरशिप बिटवीन द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, एग्जाम्पल
नालको, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, एंड हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी एक्सेट्रा। द इक्विटी पार्टिसिपेशन बिटवीन नालको, HCL एंड MECL, यही तीन जो हमने देखे हैं, इसकी रेशियो क्या है? इसकी रेशियो है 40-30-30, यानी 40% है नालको का एंड HCL का है 30% और फिर 30% है MECL का। काबिल अब करेगा क्या? एक तो सप्लाई इंश्योर करेगा। वो कैसे इंश्योर करेगा सप्लाई को? बाय कैरिंग आउट एक्टिविटीज लाइक एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स, कहां कहां है, ढूंढेगा मिनरल्स, फिर आइडेंटिफाई करेगा कौन कौन से मिनरल्स हैं, फिर उस जगह को एक्वायर करेगा, एंड फिर डेवलपमेंट, माइनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ दीज स्ट्रेटेजिक मिनरल्स अब्रॉड फॉर कमर्शियल यूज इन इंडिया। ठीक है, अब्रॉड में ये करेगा फॉर कमर्शियल यूज इन इंडिया। The company would also help in realizing the overall objective of import substitution. सेबी आप देख सकते हैं, सबको पता है सेबी की फुल फॉर्म जो है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि सेबी की फुल फॉर्म क्या है। देखिए, सेबी ने अनाउंस किया है कि जो बंदा इनसाइडर ट्रेडिंग जो कर रहा है उसके बारे में बताएगा, उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा। रिवॉर्ड अमाउंट विल बी 10% ऑफ द मनी कलेक्टेड, और 1 करोड़ मैक्सिमम होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। मान लो 10% ऑफ द मनी कलेक्टेड जो होगा वो 1 करोड़ से ज्यादा, वो मतलब काफी ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो 1 करोड़ जो होगा, अगर 1 करोड़ तक वो 10% बन रहा है तो उसे मिलेगा 1 करोड़, अगर ज्यादा बन रहा है तो भी उसे 1 करोड़ मिलेगा, लेकिन अगर कम होगा तो उसे 10% मिलेगा। सेबी इज एसेंशियली अ स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब जिसकी एग्जिस्टेंस किसी स्टैट्यूट की वजह से हुई है। स्टैट्यूट मतलब लॉ। लॉ में क्या आएगा? लॉ में इसमें यहां हम बात कर रहे हैं एक्ट्स की, जो बेयर एक्ट्स वगैरह हम पढ़ते हैं ना, उसकी बात हो रही है। Statutory body of the Indian government established on 12th of April in 1992. 12th of April चाहे याद रहे ना रहे, पर 1992 जरूर याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया गया? सेबी का काम है टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी इन द इंडियन इन्वेस्टमेंट मार्केट। ठीक है, ये रेगुलेटर है इंडियन इन्वेस्टमेंट मार्केट का। बिसाइड्स, इसके हेडक्वार्टर कहां पर हैं? मुंबई में है, और उसके अलावा सेवरल रीजनल ऑफिसेज हैं, जैसे न्यू दिल्ली में, अहमदाबाद में, कोलकाता में, चेन्नई में, बड़ी बड़ी सिटीज में। लेकिन इसके हेडक्वार्टर्स कहां पर है? हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई में। मुंबई आपको पता है महाराष्ट्र में है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, आप देख सकते हैं ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है, यहां पर लोग खड़े हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने बोला है कि इंडिया के गोल्ड रिजर्व्स हैं 618.2 टन्स, एंड अब वो 10वें नंबर पर आ गया है। और पहले 10वें नंबर पर द नीदरलैंड्स होता था, जिसे हॉलैंड बोलते हैं, अब इंडिया हो गया 10वें नंबर पर। टॉप पर कौन सा कंट्री है? टॉप पर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विद रिजर्व्स ऑफ 8,133 टन्स। देखिए, BSNL की अगर हम बात करें और MTNL की, ये दोनों जो हैं ये लॉस मेकिंग कंपनीज थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया इन दोनों का मर्जर एज पार्ट ऑफ देयर रिवाइवल पैकेज, ताकि इनको लॉस से उबार सकें। वो पैकेज जो होता है उसे रिवाइवल पैकेज कहते हैं। तो रिवाइवल पैकेज के अंतर्गत इन्होंने क्या किया? इन दोनों को मर्ज कर दिया है। यूजीसी ने अप्रूव करी है एक स्कीम जिसको बोलते हैं हम स्ट्राइड। स्ट्राइड स्टैंड्स फॉर स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी। ट्रांस डिसिप्लिनरी का क्या मतलब? मतलब वेरियस जो डिसिप्लिन हैं उनमें उनके लोग मिलकर एक साथ जो है आगे प्रोजेक्ट को बढ़ाएंगे। ठीक है, ट्रांस डिसिप्लिनरी मतलब मोर देन वन डिसिप्लिन्स। डिसिप्लिन्स क्या हो सकते हैं? लॉ, सोशियोलॉजी, साइंस, मैथमेटिक्स। ठीक है, तो यूजीसी क्या है? यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, आप सबको पता होगा, सबने ग्रेजुएशन की है तो यूजीसी का पता ही होगा। उसने अप्रूव किया है स्ट्राइड टू बूस्ट रिसर्च कल्चर इन द कंट्री। अक्सर ऐसा बोला जाता है कि इंडिया से बहुत टैलेंटेड लोग जो हैं वो यूएस वगैरह जाते हैं तो वहां वो रिसर्च करते हैं और इनाम जीतते हैं, लेकिन इंडिया में जो है रिसर्च कल्चर इतना ज्यादा नहीं है।
तो रिसर्च कल्चर को बूस्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए स्ट्राइड को अप्रूव किया है यूजीसी ने। अब इट विल फंड सोशली रेलेवेंट एंड नीड बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स। जिस जगह पे हमें नीड है तो वो नीड, अगर कोई प्रोजेक्ट उसको सर्व कर रहा है तो दोज नीड बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स वुड बी फंडेड बाय दिस एजेंसी नोन एज स्ट्राइड, ठीक है। एंड मतलब नॉट एजेंसी, बाय द स्कीम फॉर ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च जो है दैट विल आल्सो फंड सोशली रेलेवेंट, ठीक है। तो इसमें सोशल साइंसेस के डिसिप्लिन ज्यादा होंगे। अगर आप न्यूज को अगर आप फॉलो करते आए हैं तो आपको पता होगा, तो उसमें अलग अलग लॉ और ये सब जो है बताया हुआ था, और उसमें अगर आप गौर से देखेंगे न्यूज़पेपर्स में तो सोशल साइंसेस जो हैं वो ज्यादा हैं इसमें। अब बात करते हैं अटल इनोवेशन मिशन की। अटल इनोवेशन मिशन ने लॉन्च किया है अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर प्रोग्राम। क्यों लॉन्च किया है? इसलिए लॉन्च किया है टू एनकरेज इनोवेशन एट द कम्युनिटी लेवल, यानी कम्युनिटी लेवल पे इनोवेशन को, नई चीजें बनाने वाली चीज को जो है इन्होंने एनकरेज किया है। अब जान लेते हैं अटल इनोवेशन मिशन है क्या। बेसिकली एज अ नेम से आपको पता है इनोवेशन प्रमोट करने के लिए है हमारे देश में। तो इट इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव सेटअप बाय हुम, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, बाय द नीति आयोग। नीति आयोग की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी लिखकर बताएंगे, ठीक है। एंड इसका एम क्या है? इसका एम है टू प्रमोट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया। एंड किस पे बेस्ड होगा? बेस्ड ऑन अ डिटेल्ड स्टडी एंड डेलिब्रेशंस ऑन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरियल नीड्स ऑफ इंडिया इन द इयर्स अहेड। फाइनेंस मिनिस्टर ने यह अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट कंप्लीटली बैन कर रही है ई सिगरेट्स को, इंक्लूडिंग इट्स सेल, परचेज, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। ई सिगरेट्स क्या होती हैं? देखो ये वाली तो है नॉर्मल सिगरेट्स, ठीक है, जो पीते हैं, मूवीज में भी आपने देखी होगी, और ये हैं ई सिगरेट्स जिन्हें वेप्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ई सिगरेट्स बेसिकली जब आई थी तो इनका एम ये था कि जिन लोगों को ये नॉर्मल ये वाली जो सिगरेट्स हैं ये पीने की लत लगी हुई है, एडिक्शन है, तो वो एडिक्शन हट जाए, क्योंकि इसमें ना टबैको नहीं बर्न होता, इसमें से वेपर्स निकलते हैं। लेकिन बहुत सारी स्टडीज से ये पता लगा कि लोग इसको एज अ वीनिंग मैकेनिज्म यूज करने की बजाय इसी को ही एडिक्टेड हो गए। पहले उसको एडिक्टेड थे, वो छोड़ दिए, तो अब इसको एडिक्टेड हो गए। और ये बहुत सारी रिसर्च ये भी दावा करती हैं कि ये जो ई सिगरेट्स हैं दे आर मोर हार्मफुल देन द रेगुलर सिगरेट्स। क्यों? क्योंकि इनमें ऐसे एल्डिहाइड्स पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। फूड स्टैंडर्ड्स एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने लॉन्च की है एक स्कीम जिसका नाम है फूड सेफ्टी मित्रा स्कीम। अब इसका एम क्या है? आप देखते होंगे जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं ना, गली में ठेले वाले या वो मतलब रेडी वाले जो हो गए, ठीक है, तो वो सब लोग उनको स्ट्रीट वेंडर्स बोलते हैं ना, या स्ट्रीट हॉकर्स जो गली में जैसे पापड़ बेच रहा है या कुछ कर रहा है, तो उनको सेंसिटाइज करने के लिए कि हाइजीन आपको रखना जरूरी है, और ताकि बड़े बिजनेसमैन भी हैं या ये वाले स्ट्रीट वेंडर्स भी हैं, ये लोग क्या करें, दे शुड कंप्लाई विद द हाइजीन नॉर्म्स जो सेट की हैं FSSAI ने। ये स्कीम लॉन्च करी गई है। अब इसमें क्या है कि स्मॉल एंड मीडियम स्केल फूड बिजनेसेस जो हैं उनको कंप्लाई कराने के लिए फूड सेफ्टी मित्रास को ट्रेन करेंगे, ठीक है। तो फूड सेफ्टी मित्रास को अगर ट्रेन करेंगे, इससे क्या होगा? एक तो जॉब्स बढ़ेंगी, और अब क्योंकि इनको कंप्लाई करना जरूरी है मीडियम स्केल और स्मॉल स्केल फूड बिजनेसेस को, तो क्या होगा? उससे ये होगा कि हमें जो चीजें मिलेंगी वो भी हाइजीनिक होंगी एंड सेफ फॉर कंजप्शन होगी। अब सेफ्टी का महत्व और हाइजीन का महत्व तो आप जान ही चुके होंगे कोविड करके, ठीक है, तो इस पर ज्यादा एलेबोरेट मैं नहीं करूंगा। आपको पता लग गया कि फूड सेफ्टी मित्रास कौन होंगे, वो किस स्कीम के अंडर ट्रेन होंगे, उस स्कीम का बेसिक एम क्या है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स किसने निकाला? सबसे पहली बात नीति आयोग ने निकाला, ये जरूर याद रखना। ये इंडिया का फर्स्ट एवर जो है 2019 का इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है।
इंडिया का फर्स्ट एवर है। तो अगर आपसे पूछा कि इंडिया का फर्स्ट एवर इंडिया इनोवेशन इंडेक्स कब निकला, तो वो आंसर होगा 2019 में। अब इसे टॉप किसने किया है? टॉप किया है कर्नाटका ने, सेकंड नंबर पर है तमिलनाडु एंड थर्ड नंबर पर है महाराष्ट्र। ये जो इंडेक्स है इसका एम है टू प्रमोट कंपेटिटिवनेस अमंग्स द स्टेट्स। किसकी फील्ड में? इनोवेशन की फील्ड में। अब इसमें दो डायमेंशंस हैं, ये जो इंडेक्स है ना इसमें दो डायमेंशंस है, फिर बाद में उनके वेरियस सब पार्ट्स हैं। अब ये दो डायमेंशंस जो है वो क्या है? पहली है एनेबलर्स, दूसरा है परफॉर्मेंस। एनेबलर्स में क्या एग्जामिन किया जाता है? एनेबलर्स में एग्जामिन किया जाता है इनोवेटिव कैपेसिटीज को। फॉर एग्जांपल ह्यूमन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, नॉलेज वर्कर्स, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीगल एनवायरनमेंट, और इसके साथ साथ सेफ्टी एनवायरनमेंट। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा है परफॉर्मेंस, वो क्या कैप्चर करता है? इट कैप्चर्स बेनिफिट्स दैट अ नेशन डिराइव्स फ्रॉम द इनपुट्स। विच इनपुट्स? नॉलेज आउटपुट एंड नॉलेज डिफ्यूजन को ये कैप्चर करता है। इनपुट्स तो हम देंगे, ठीक है, वो स्टेट जो दे रहे हैं उसको मेजर किया जाएगा भी कैसे वो इनपुट्स दे रहे हैं और कैसे नेशन को उससे फायदा हो रहा है। नॉलेज आउटपुट का क्या मतलब? नॉलेज से क्या आउटपुट निकल रहा है? नॉलेज यूजेबल होनी चाहिए ना, वर्केबल होनी चाहिए। और नॉलेज डिफ्यूजन, आगे बढ़ते हैं। 550th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव जी पर नेपाल के राष्ट्र बैंक, मतलब नेपाल राष्ट्र बैंक यानी नेपालीज नेशनल बैंक ने इशू किए हैं कमेमोरेटिव कॉइन्स ऑफ, ठीक है, सिक्के की है, नोट्स नहीं है, सिक्के हैं, ऑफ ₹2500, ₹1000 एंड ₹100। और ये रुपीस कौन से हैं? ये इंडियन रुपीस नहीं है, ये हैं नेपाली रुपीस। अब बात करते हैं मोतिहारी टू अमलेखगंज। ये क्या है? ये दो जगहें हैं, उन दोनों के बीच साउथ एशिया की फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन इनोग्रेट की गई है नेपाल में। मोतिहारी है बिहार में एंड अमलेखगंज कहां पर है? अमलेखगंज है नेपाल में। अब हम इसे मैप में देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। मोतिहारी आप देख सकते हैं ये जगह है और अमलेखगंज ये जगह है। अब ये पाइपलाइन कितनी लंबी है? जो पाइपलाइन दिख रही है ना आपको, ये पाइपलाइन 69 किलोमीटर लंबी है और 324 करोड़ इस पे स्पेंड किया गया। 15 महीने लगे इसको बनाने में एंड 2 मिलियन टन मोटर फ्यूल इज इट्स एनुअल व्हीलिंग कैपेसिटी। पूछ सकते हैं एनुअल व्हीलिंग कैपेसिटी कितनी है, तो वो है 2 मिलियन टन्स। अब देखते हैं कि इससे एडवांटेज क्या होगी नेपाल को। भाई कुछ एडवांटेज हो रही है तो ही ये बनी है ना। तो एडवांटेज ये है कि पंप प्राइस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा बाय अप्रोक्सीमेटली बाय ₹2 पर लीटर। अब वो रुपीस नेपाली रुपीस की बात हो रही है, ठीक है। दूसरी बात, पिल्फरेज और एडल्ट्रेशन जो है वो नहीं होगी क्योंकि सीधा पाइप से ही आ रहा होगा ना। अब बीच में ऐसा तो नहीं है कि ट्रक्स वगैरह लेके जा रहे हैं तो बीच में उन्होंने हेराफेरी कर दी, कुछ वैसा नहीं होगा। तीसरी बात, अनइंटरप्टेड यानी कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ड्यूरिंग ब्लॉकेड या स्टर। अगर ब्लॉकेड जैसे हुआ था, आपको याद होगा कुछ टाइम पहले नेपाल और इंडिया बॉर्डर पे ब्लॉकेड हो गया था तो वहां ऑयल नहीं पहुंच पा रहा था। अगर ऐसी परिस्थिति दोबारा उत्पन्न हो जाती है तब उस केस में क्या होगा? उस केस में भी कंटिन्यूअस सप्लाई होगी थ्रू द पाइपलाइन, क्योंकि अगर ब्लॉकेड भी होगा पाइपलाइन थोड़े ना उखाड़ देंगे वो। इंडिया के लिए फायदा क्या है? इंडिया के लिए फायदा ये है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देखिए आप, ये है कि इट विल डीपन एंगेजमेंट विद नेपाल। नेपाल नेबरिंग कंट्री है। अब चाइना नेपाल को जो है बहला फुसलाकर अपनी तरफ कर रहा है और इंडिया के अगेंस्ट कर रहा है, तो इंडिया को भी ऐसे मेजर्स लेने चाहिए ना। जैसे चाइना वहां इन्वेस्ट कर रहा है तो इंडिया भी इन्वेस्ट कर रहा है, तो इससे नेपाल को अगर फायदा हो रहा है तो नेपाल इंडिया के अगेंस्ट, नेपाल के जाने के चांसेस कम हो जाएंगे। फिर क्या होगा? गिव्स इंडियन ऑयल अ कैप्टिव कस्टमर। इंडियन ऑयल वालों को कस्टमर मिल जाएंगे ना। अब ये तो अनइंटरप्टेड सप्लाई जा रही है तो इसका मतलब वो कस्टमर वहां क्रिएट हो गए हमारे, ये फायदा है हमें। इको की हम बात करते हैं। 8 वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ने अनाउंस किया है कि अब वो CFA फ्रैंक की जगह पर नई करेंसी ले रहे हैं, नई करेंसी को अडॉप्ट कर रहे हैं। वो करेंसी का नाम है इको। इससे पहले कौन सी होती थी? ऑब्वियसली CFA फ्रैंक होती थी।
ये इसके पीछे सिग्निफिकेंस क्या है, इको क्यों कर दिया उन्होंने? क्योंकि CFA फ्रैंक, ठीक है, अब फ्रांस ने इन देशों पे भी राज किया था, तो अभी फ्रैंक चल रहा था, तो टू एंड द साइन ऑफ फ्रेंच डोमिनेंस फ्रॉम द रीजन, फ्रेंच डोमिनेंस का जो ये वन ऑफ द साइंस था ना कि वहां CFA फ्रैंक ही चल रहा है, तो वो एंड करने के लिए ये मूव ली गई। अब ये 8 कंट्रीज कौन कौन से हैं, इनको आप मैप पे देख लीजिएगा। एक है माली, दूसरा है नाइजर, फिर सेनेगल, बेनिन, टोगो, बुर्किना फासो, गिनी बिसाओ एंड आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट की जगह अगर कोट द वॉर लिखा होता है, कोट डी फिर ऊपर वो डाल के फिर आई वॉर जो लिखा होता है ना, कोट द वॉर, तो वो सेम ही बात है। फ्रेंच में आइवरी कोस्ट का नाम वो है, तो कई बुक्स में या कई न्यूज़पेपर में कोट द वॉर ही लिखा जाता है, तो अगर वहां आ जाए तो ये इसको गलत मार्क नहीं कर देना है। द न्यू करेंसी विल कम इनटू सर्कुलेशन इन 2020, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं कनेक्टेड होम ओवर IP। जो टेक जायंट्स हैं, कौन कौन से टेक जायंट्स की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं Amazon, एप्पल, गूगल, इन्होंने पार्टनरशिप कर ली है। पार्टनरशिप किस लिए की है? कि टू डेवलप अ फ्रेमवर्क टाइटल्ड कनेक्टेड होम ओवर IP फॉर बेटर कंपैटिबिलिटी अमंग देयर स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स। अब स्मार्ट टीवी आने लग गए हैं, सब कुछ स्मार्ट हो ही जा रहा है, मोबाइल तो स्मार्ट थे ही, ठीक है, आदमी हालांकि डल हो ही जा रहा है, डम्ब हो ही जा रहा है, लेकिन बाकी सब कुछ स्मार्ट हो रहा है। अब ये सब जो है, इनमें किसी ने एक चीज मान लो Amazon की ले रखी है, दूसरे ने दूसरी, उसी ने दूसरी चीज जो है एप्पल की ले रखी है, फिर उसने तीसरी चीज जो तीसरा स्मार्ट प्रोडक्ट गूगल का ले रखा है, तो उन तीनों में आपस में जो है कंपैटिबिलिटी हो उन 3 प्रोडक्ट्स में, तो इसके लिए इन लोगों ने पार्टनरशिप कर ली है। द पार्टनरशिप एम्स टू मेक इट ईजियर फॉर डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स टू बिल्ड प्रोडक्ट्स दैट आर कंपैटिबल विद स्मार्ट होम एंड वॉइस बेस्ड सर्विसेज सच एज Amazon Alexa, Apple Siri एंड Google Assistant। तो ये सब आपने देखे ही होंगे, इनमें से एटलीस्ट 1-2 तो देखे ही होंगे। Google Assistant तो सभी ने देखा ही होगा, ठीक है। तो अब आपको एम क्लियर हो गया। ऑन टैप लाइसेंसिंग की बात करते हैं। RBI स्टैंड्स फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप देख सकते हैं RBI का लोगो। RBI ने गाइडलाइन रिलीज करी है फॉर ऑन टैप लाइसेंसिंग ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स इन द प्राइवेट सेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स इन द प्राइवेट सेक्टर। जो अब एग्जिस्टिंग पेमेंट बैंक्स हैं दैट हैव कंप्लीटेड 5 years ऑफ ऑपरेशन, उनको काम करते हुए 5 साल हो गए, जो एग्जिस्टिंग पेमेंट बैंक्स हैं, दे आर एलिजिबल फॉर कन्वर्जन इनटू स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। यानी उनको जब लाइसेंस मिल जाएगा, ऑन टाइप लाइसेंस मिल जाएगा उन पेमेंट बैंक को जो 5 साल से ऑपरेशन में हैं, दे आर एलिजिबल टू बिकम देन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज एप्लीकेंट्स हु प्लान टू सेट अप बैंक इन अंडर बैंक स्टेट्स या डिस्ट्रिक्ट। अंडर बैंक स्टेट्स या डिस्ट्रिक्ट मतलब यहां बहुत कम बैंक्स हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट पिछड़े इलाके ऐसे भी होते हैं ना, जहां कोई भी जो है बैंक वाले अपनी ब्रांच नहीं खोलना चाहते, क्योंकि वहां उतना जो है प्राइवेट सेक्टर में उनको लगता है कि फायदा नहीं होगा। और प्राइवेट सेक्टर में आपको पता है, प्राइवेट सेक्टर में कोई भी चीज है उसका मेन मोटिव क्या होता है? उसका मेन मोटिव कमर्शियल मोटिव होता है। ऑब्वियसली यार कोई लॉस थोड़ी ना लेना चाहेगा। तो अंडर बैंक स्टेट्स या डिस्ट्रिक्ट्स में जो प्लान बनाएंगे कि हम यहां पर सेटअप करेंगे, तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल किन एरियाज में जो अंडर बैंक डिस्ट्रिक्ट्स या जो अंडर बैंक स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, ईस्ट एंड सेंट्रल रीजन्स ऑफ द कंट्री ऑफ इंडिया। महारत्ना स्टेटस, महारत्ना स्टेटस से जुड़ी न्यूज पहले डिस्कस करते हैं और फिर हम डिस्कस करेंगे कि महारत्ना स्टेटस होता क्या है। 2 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, यानी कौन कौन सी? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, PGCIL, ये दोनों जो हैं, इन दोनों को महारत्ना स्टेटस दिया गया है बाय द
गवर्नमेंट। अब इससे इनको फायदा क्या होगा या महारत्ना स्टेटस का मतलब क्या होता है वो हम बिल्कुल अगली लाइन में जानते हैं। महारत्ना स्टेटस अलाउज स्टेट रन फर्म्स, ऑब्वियसली सेंट्रल पब्लिक सेक्टर है ना तो स्टेट रन फर्म्स ही हैं, ग्रेटर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, इनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ज्यादा मिल जाती है महारत्ना स्टेटस वालों को। ऐसे मिनी रत्ना स्टेटस होता है उनको भी थोड़ी सी होती है लेकिन महारत्ना वाले में ज्यादा होती है, जैसे नाम बता रहा है महारत्ना, ठीक है। दे कैन डिसाइड ऑन इन्वेस्टमेंट्स ऑफ अप टू 15% ऑफ देयर नेटवर्थ इन अ प्रोजेक्ट विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल। तो यही तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है कि वो 15% ऑफ द नेटवर्थ तक जो इन्वेस्टमेंट है उसको वो डिसाइड कर सकते हैं विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल, गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ देयर आर 10 कंपनीज इन महारत्ना कैटेगरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछ सकते हैं महारत्ना कैटेगरी में कितनी कंपनीज हैं, तो 10 है। इससे पहले कितनी होती थी? 8 होती थी। क्यों? क्योंकि ये 2 को तो अभी दिया है। तो आगे चलते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंडिया के उसकी बात हो रही है, ठीक है। आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, सर ने, अभिषेक सर ने कराया है आपको बहुत अच्छी तरह से। तो एज पर द रीसेंट डेटा रिलीज्ड बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, इंडिया का जीडीपी ग्रोथ जो है दैट हैड हिट एन ओवर 6 ईयर लो ऑफ 4.5%। अब क्योंकि पीसीएस में फैक्चुअल सवाल पूछे जा सकते हैं तो ही मैंने न्यूज डाली है ये। और ये कब हुआ था? ये हुआ था जुलाई टू सितंबर 2019 में, यानी 6 साल में सबसे बॉटम हिट किया था। कब किया था? जुलाई सितंबर 2019 में। अब ये क्यों हुआ था? ड्यू टू डिसेलरेशन इन मैन्युफैक्चरिंग। एक्सेलरेशन होता है बढ़ जाना, ठीक है, और डिसेलरेशन होता है घट जाना। तो ये मैन्युफैक्चरिंग में डिसेलरेशन हुई थी, ठीक है, एंड फार्म सेक्टर एक्टिविटी भी सबड्यूड थी। सबड्यूड मतलब कि वो दबी हुई थी, ज्यादा नहीं हो रही थी। अब इंडिया में एग्रीकल्चर, जो हमारा देश कृषि प्रधान देश है, अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटी सबड्यूड है, ऊपर से मैन्युफैक्चरिंग में भी डिसेलरेशन हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट जो है कम हो रहा है, तो इससे क्या होगा? ऑब्वियसली इससे हमारा जीडीपी कम होगा। The corresponding quarter of financial year 2018-19 recorded a growth of 7%, लेकिन अगले ही साल क्या हुआ था? 4.5% में हो गए थे। And the growth this quarter is the lowest since January March of 2012-13। तभी बोला ना 6 ईयर लो। 2019 और 2012 में जो है ईयर गैप जो है वो कितना है? वो 6 साल का है। When it was 4.3%। आइस डैश एंड अतिथि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस लेक्चर के सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप मुझसे पूछो तो वो है आइस डैश एंड अतिथि। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या किया है? फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 2 आईटी इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं टू इंप्रूव मॉनिटरिंग एंड पेस ऑफ customs clearance of imported goods and facilitating arriving of international passengers। अतिथि कौन होता है? अतिथि मेहमान होता है ना, तो जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स आ रहे हैं वो कौन है? वो मेहमान है। अब एक एक करके देखते हैं हम। आइस डैश क्या है? आइस डैश एक मॉनिटरिंग डैशबोर्ड है, ठीक है। डैश से आपको याद होगा डैशबोर्ड, ठीक है। फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस by facilitating a hassle-free clearance of imported goods at the airports by the customs। अब चलते हैं अतिथि की तरफ। अतिथि क्या है? ये एक ऐप है, ये एनेबल करती है इंटरनेशनल ट्रेवलर्स कि वो क्या करे, किस चीज का एनेबल करती है? वो कस्टम्स डिक्लेरेशन अबाउट द ड्यूटीएबल आइटम्स पहले ही फाइल कर दें ताकि बहुत ज्यादा टाइम ना लगे वहां पर, ठीक है। बोथ द इनिशिएटिव्स हैव बीन डेवलप्ड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ दिस न्यूज, किसने डेवलप किया है? डेवलप किया है सीबीआईसी ने। घर घर रोजगार की हम बात करते हैं। अब कल ही न्यूज आई थी इंडियन एक्सप्रेस में कि इस पर बहुत लाखों लोगों ने जो है कॉल करी है और उसमें बहुत ज्यादा पीएचडी भी हैं। तो इससे हमें पता लगता है हमारे देश में और खासकर हमारे स्टेट में जॉब्स की कितनी ज्यादा कमी है। पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जॉब हेल्पलाइन नंबर। जॉब हेल्पलाइन नंबर कितना है? 76260 किसी लिए? किन लोगों के लिए? फॉर द अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ द स्टेट अंडर घर घर रोजगार प्रोग्राम। रोजगार क्या होता है? रोजी रोटी,
अपना कामकार, ठीक है। तो 110 सीट कॉल सेंटर ऑफ पंजाब जॉब हेल्पलाइन हैज आल्सो बीन क्रिएटेड फॉर द डेटा टू बी प्रिपेयर्ड। इनसे मिलिए, ये हैं सुनील मेहता जी। अब इनसे रिलेटेड क्या न्यूज है हम डिस्कस करते हैं। सुनील मेहता जी को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ बना दिया गया है ऑफ द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के हेडक्वार्टर कहां पर हैं? वो है मुंबई में। और इनको किस साल के लिए सीईओ बनाया है? फॉर द ईयर 2020। इससे पहले ये क्या थे? ये थे एमडी एंड सीईओ ऑफ पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक के थे। तो पूछा जा सकता है, वैसे भी मेहता है पंजाबी हैं तो पंजाब से रिलेटेड चीज तो आपको पता ही होनी चाहिए। कोऑपरेटिव बैंक से जुड़ी हम बातें करते हैं। यूनियन कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि कोऑपरेटिव बैंक्स को वो लेकर आ रहे हैं अंडर द रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ आरबीआई, ठीक है। वाइल एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज जो हैं वो स्टिल वहीं पर हैं जहां पहले होते थे। किसके अंडर होते थे? वो होते थे अंडर द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्स। द मूव विल एंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द फंक्शनिंग ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज तो हैं वो तो कहां पर आ गए हैं? वो आ गए रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव्स के अंडर। बाकी सारा जो है दैट हैज नाउ कम अंडर आरबीआई टू ब्रिंग व्हाट? टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब ये सिग्निफिकेंट क्यों है डिसीजन? ये इसलिए, आपको पता होगा पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का जो घोटाला हुआ था, आगे से ऐसी चीजें ना हो, ऐसा स्कैम ना हो, तो इसके लिए जो है ये आरबीआई के अंडर कर दिया गया है। मतलब रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है दैट विल बी अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री वया वंदना योजना की अगर हम बात करते हैं तो न्यूज ये है कि एलआईसी यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उसने लॉन्च की है रिवाइज्ड प्रधानमंत्री वया वंदना योजना, ठीक है। ये है क्या? बेसिकली ये एक है द नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग पेंशन प्लान सब्सिडाइज्ड बाय द सेंटर। और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली इसको एक्सटेंड कर दिया है टिल मार्च 31, 2023। डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ईयर याद रख लेना कि 2023। और मार्च 31 तो आपको पता ही है जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है। अब ये प्रधानमंत्री वया वंदना योजना जो थी इसको 2017 में लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टू ऑफर व्हाट? टू ऑफर गारंटीड पे आउट ऑफ पेंशन टू सीनियर सिटीजंस एवरी मंथ। और ये हम देख चुके हैं, इट इज सब्सिडाइज्ड बाय द सेंटर। और ये स्कीम है, इसको आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं एंड ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हैं। अब पेमेंट एग्रीगेटर्स की हम बात करते हैं। आरबीआई ने अनाउंस किया है कि इट विल रेगुलेट एक्टिविटीज ऑफ पेमेंट एग्रीगेटर्स। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि पेमेंट एग्रीगेटर्स होते क्या हैं। एज दे प्ले अ की रोल इन फैसिलिटेटिंग पेमेंट्स इन द ऑनलाइन स्पेस। तो इससे हमें फंक्शन तो पता लग गया पेमेंट एग्रीगेटर्स का क्या है। उनका फंक्शन है टू फैसिलिटेट पेमेंट्स इन द ऑनलाइन स्पेस। द मूव इज लाइकली टू प्रोवाइड अ मेजर रिलीफ फॉर पेमेंट्स इंडस्ट्री प्लेयर्स लाइक रेजर पे, कैश फ्री, ये सब आपने यूज किए ही होंगे। अब पेमेंट एग्रीगेटर्स होते क्या हैं ये भी देखते हैं, ठीक है। डेफिनेशन पे भी सवाल बन सकता है, अगर सवाल नहीं भी आया तो हमें क्लियर तो होना चाहिए ना कि क्या है। तो पेमेंट एग्रीगेटर्स आर एंटिटीज दैट फैसिलिटेट ई कॉमर्स, ठीक है, ई कॉमर्स साइट्स एंड मर्चेंट्स टू एक्सेप्ट वेरियस पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम द कस्टमर्स फॉर कंप्लीशन ऑफ देयर पेमेंट ऑब्लिगेशंस, बिना किसी नीड के फॉर मर्चेंट्स टू क्रिएट सेपरेट पेमेंट ऑब्लिगेशंस ऑफ देयर ओन, ठीक है। क्रिप्टो करेंसीज की हम बात करते हैं। उस दिन मैं कमेंट्स बॉक्स में देख रहा था तो उसमें कमेंट्स में आया हुआ था कि बहुत सारे लोग बिटकॉइन बता रहे थे, क्रिप्टो करेंसीज वगैरह, तो आज उस पर डिटेल में बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक फार रीचिंग वर्डिक्ट दी है दैट अलाउज बैंक्स and financial institutions for providing services related to cryptocurrencies, यानी अब एक्सेप्ट होने लग गई है। क्रिप्टो करेंसीज होती क्या है? दे आर डिजिटल और वर्चुअल करेंसीज। इन्हें कोई जो किसी देश का बैंक नहीं इनको रिलीज करता, ठीक है। ये वर्चुअल या डिजिटल करेंसीज होती हैं विच डू नॉट बिलोंग टू एनी कंट्री, किसी भी देश को बिलोंग नहीं करती है। एंड इन विच
and in which encryption techniques are used to regulate the generation of their units and verify the transfer of funds ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी सेंट्रल बैंक। क्योंकि अब इसे कोई कंट्री जो है वो किसी कंट्री के अंडर तो आता नहीं, तो किसी कंट्री के सेंट्रल बैंक के अंडर भी क्यों आएगा ये। लेकिन ये सेफ है क्योंकि इसमें क्या यूज होती है, इनमें यूज होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। यूपीआई चलेगा, ठीक है। एनपीसीआई ने एक कैंपेन चलाया है जिसका नाम है यूपीआई चलेगा। अब ये यूपीआई चलेगा किस लिए इन्होंने लॉन्च किया है, किस लिए चलाया है यूपीआई चलेगा? टू प्रमोट यूपीआई एज इजी, सेफ एंड इंस्टेंट मोड ऑफ पेमेंट। द कैंपेन एम्स टू गाइड यूजर्स टुवर्ड द राइट यूज ऑफ यूपीआई। यूपीआई की फुल फॉर्म आपको पता है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। तो इसी के साथ ही दोस्तों हमारा ये लेक्चर भी खत्म होता है। आई होप आपकी स्टडीज अच्छी चल रही हैं एंड आप सेफ हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।